जय हिंद। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर 1 मानव भूगोल का प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र, जो प्रकृति का विषय क्षेत्र है, उसको पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, ये पार्ट 2 होगा। इसमें हम लोग देखेंगे क्या है और कैसे है। अगर आप लोग को याद होगा तो हम कल मानव के प्रकटीकरण और कुछ डिस्कस किए थे, जैसे मुद्रा हो गया, जलवायु हो गया, जल हो गया, इस सब के बारे में कल हम लोग डिस्कस किए थे। गृह, गांव, नगर को क्या कहते हैं, उद्योग को क्या कहते हैं, खेत को क्या कहते हैं, ये सब हम बताए हुए थे कल। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो जाके देख लीजिएगा, चैनल पे अपलोड है पहले से। ये पार्ट 2 होगा और इसमें हम देखेंगे कल जहाँ तक देख चुके उसके आगे से। आइए देखते हैं। ये सब हम लोग कल देख चुके थे। ठीक है, कल आप लोग को 4 परिभाषा भी बताए थे, मानव भूगोल की परिभाषा जो दिए हुए थे, कह भी थे कि आप लोग याद कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग याद किए होंगे। आइए देखते हैं आगे। थोड़ा सा जूम करते हैं आप लोग के लिए, पर कट नहीं रहा। देखिए, बॉक्स की कथा, मानव का प्रकटीकरण। देखिए, आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर के प्रत्यक्ष संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। जो बॉक्स की कथा है, आर्थिक दृष्टि से क्या करती है, आदिम समाज से संबंधित एक जो घर है उसके प्रत्यक्ष संबंधों का रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ऐसा अन्य आदिम समाजों के संबंध में पड़े जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पुनः सामंजस्य बनाए, मतलब उसके साथ सामंजस्य बनाए, मतलब उसके साथ क्या करे, एकता बनाए। ठीक है, मतलब उसके साथ समकरण बना के और साथ चले। अपन भर कहेंगे कि ऐसे सभी प्रकरणों में प्रकृति एक शक्तिशाली बल, पूज्य, सरकार योग तथा संक्षिप्त है। जो प्रकृति है क्या, एक शक्तिशाली बल है, पूज्य है और सरकार योग तथा संक्षिप्त है। सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों के पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। जो सतत पोषण है उसके लिए मनुष्य क्या, नेचर पे डायरेक्ट रूप से निर्भर है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ऐसे समाजों की भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता। जो भौतिक पर्यावरण है किस प्रकृति का रूप धारण करता है, माता प्रकृति। ठीक है, देखा होगा। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। टाइम के साथ आप अपने पर्यावरण को, नेचर को समझने लगते हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करता है। मतलब अपने सांस्कृतिक विकास के साथ मानव और भी बेहतर विकास करने लगता है। ये अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर करता है। मतलब अभाव है पर उसके बाद स्वतंत्रता की अवस्था की ओर, इंडिपेंडेंट, पर अभाव में है अब इंडिपेंडेंट की ओर आगे बढ़ रहा है। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावनाओं को जन्म देता है। जो पर्यावरण से प्राप्त संसाधन है उसके द्वारा क्या करता है, संभावनाओं को जन्म देता है। मानवीय क्रिया, देखिए संभावनाएं मतलब आप जैसे एग्जाम दीजिएगा, अच्छा नंबर आया तो आपका संभावना क्या आगे, आप क्या कीजिएगा, अगर फेल कर गए तो फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, तो कोई संभावना नहीं है। तो वही पर्यावरण से प्राप्त संसाधन तो संभावनाओं को क्या करता है, जन्म देता है। आप लोग को भी संसाधन मिला हुआ है, यूट्यूब है, बुक है, आपके आसपास टीचर होंगे, ऑनलाइन टीचर हैं, कहीं से पढ़िए। ऐसे ही जो पर्यावरण से संसाधन है वो संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है। जो मानवीय क्रियाएं क्या करती है, सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है। मानवीय क्रिया की छाप स्वतंत्र है। जो मानवीय क्रिया की छाप क्या स्वतंत्र है। उच्च भूमि पर स्वास्थ्य, विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, प्रधान मैदान एवं तंगित पहाड़ियों में चरगाहे, तटों पर पतन और महासागरीय तौर पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, उच्च भूमि पर क्या, स्वास्थ्य विश्राम स्थल है, मतलब एक हाइट पे, विशाल नगरीय प्रसार है, खेत है, प्रधान मैदान है, तंगित पहाड़िया में चरगाहे हैं, तटों पर पतन है, समुद्री मार्ग है, अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि हैं। पहले के विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया। ये सब का पहले के विज्ञान क्या नाम दिए थे, संभववाद। पहले से हाईलाइट किया हुआ है लेकिन फिर भी हम कर देते हैं, आप देख लीजिए, संभववाद का नाम दिया। प्रकृति अवसर प्रदान करती है। प्रकृति क्या करती है, अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। आपको एक अवसर मिला, आप उपयोग करना चाहें तो कीजिए, मानव उसका उपयोग करता भी है। तथा धीरे धीरे
प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति में मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। धीरे धीरे क्या होता है कि जो नेचर है उस पर मानवीकरण हो जाता है, मानव हावी हो जाता है और प्रकृति में मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। किसकी छाप? मानव प्रयास की। ठीक है, आगे देखें। आइए आगे देखें। देखिए प्रकृति का मानवीकरण, थोड़ा सा इसको क्या है समझ लीजिए। ट्रांडहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पौने और भारी हिम, मतलब ठंड का है प्रचंड पौने मतलब हवा और भारी हिम। महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है, मतलब नहीं दिखता है। कौड़ी 8 बजे अंधेरे में कार पर काम जाती है। कैरी थी वो 8 बजे मतलब सुबह में अंधेरा आता था और कार से कहाँ जाती थी? काम पे जाती थी, कहीं भी अपना जॉब हो और बिजनेस हो कहीं भी। सर्दी जो विंटर सीजन है उसके पास विशेष टायर है। सर्दियों के उसके पास क्या विशेष टायर है, वो अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाए रखती है। जो उसका कार है उसकी रैंप है उसको जलाए रखती थी। ठीक है, उसका कार्यालय जो उसका कार्यालय है सुखदायक 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है। जो उसका ऑफिस है, कार्यालय मतलब ऑफिस होता है, 23 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहता है? गर्म रहता है। ठीक है, विश्वविद्यालय का परिसर जिसमें वह काम करती है, यूनिवर्सिटी का जो वो ऑफिस जिसमें वो काम करती है, कैंपस, परिसर मतलब कैंपस होता है। कांच के एक विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ है। कांच का जो एक विशाल गुंबद है उसके नीचे बना हुआ। यह गुंबद सर्दियों में हिम को बाहर रखता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। सर्दियों में क्या करता है? हिम को बाहर ही रखता है, गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। तापमान को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है और वहाँ पर्याप्त प्रकाश होता है। तापमान को क्या किया जाता है? सावधानीपूर्वक कंट्रोल किया जाता है और वहाँ पर पर्याप्त जितना ज़रूरत है उतना प्रकाश होता है। ठीक है, यदि ऐसे रुक्ष मौसम में नई सब्जियाँ और पौधे नहीं उगते हैं, ऐसा मौसम में क्या होता है? नई सब्जियाँ पौधे नहीं उगते हैं। कैरी जो थी अपने डेस्क पर आर्किड रखती है और उस कटियाबंधीय फलों जैसे केला एवं कीवी का आनंद लेती है। उस कटियाबंधीय फलों में क्या आता है? केला आ गया, कीवी आ गया। कीवी एक तरह का फल आता है, आपको मार्केट में मिलता होगा। ये नियमित रूप से, ये कीवी जो है थोड़ा सा खट्टा लगेगा टेस्ट में, ये नियमित रूप से वायुयान द्वारा उस क्षेत्रों से मंगाए जाते हैं। मतलब हेलीकॉप्टर से कहाँ से? उस क्षेत्र गर्म क्षेत्रों से मंगाए जाते हैं। माउस की एक टीवी के साथ कैरी नई दिल्ली में अपने सहकर्मियों से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ती है। माउस से क्लिक कीजिएगा तो आप एक टीवी के साथ कहीं भी जुड़ सकते हैं, नई दिल्ली या आउट ऑफ कंट्री भी जुड़ सकते हैं। तो दिल्ली में उसके अपने एक सहकर्मी है, उससे कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है। ऊपर लंदन के लिए सुबह की उड़ान रहती है। लंदन जाने के सुबह का उड़ान रहती है और शाम को अपना मनपसंद जो उसका मनपसंद टेलीविज़न सीरियल को देखने के सही समय पर वापस पहुंच जाती है और शाम में वो वापस पहुंच भी जाती है। यदि कई 58 वर्षीय है फिर भी विषय के अन्य भागों के अनेक 30 वर्षीय लोगों से अधिक स्वस्थ अवयव दिखती है। वो 58 वर्ष के, लेकिन जो 30 वर्ष के विषय में अन्य भाग में हैं उनसे अधिक स्वस्थ अवयव दिखते। क्यों? क्योंकि वो नेचर को एथी की हुई है, नेचर के हिसाब से ढली हुई है, अपना वो बॉडी मेंटेन रखती है, यही सब है। आइए आगे देखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे छोड़े हुए थे, बीच में एक आ गया था, आपको हम बता दिए थोड़ा सा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे जीवन से कैसे संभव हुई? वह प्रौद्योगिकी जिसके कारण, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, एक सेकेंड। हाँ, यह प्रौद्योगिकी है जिसके कारण ट्रांडहाइम के लोग एवं उन जैसे अन्य लोग प्रकृति द्वारा क्या होते हैं? आरोपित अवरोधों पर विजय पाने के लिए सक्षम हो। जो प्रकृति नेचर द्वारा आरोपित अवरोध है उससे विजय पा करने में सक्षम हो। क्या आप ऐसे अनेक कुछ दृष्टांतों को जानते हैं? ऐसे उदाहरण को ढूंढना कठिन नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना कोई कठिन नहीं है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल भी। भूगोलवेत्ता थे, मतलब एक ज्योग्राफियन थे, गिफ्टी टेबल। ठीक है, ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत किया जो दो विचारों पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य भागों को परीक्षण करता है। देखिए एक है निश्चयवाद, एक है संभववाद।
निश्चय मतलब एक निश्चय कि हम ये करेंगे, एक संभव है कि हम करेंगे। आप एग्ज़ाम दे के आइएगा तो आपको एक कन्फर्म हो जाएगा कि हमको इतना 80% आएगा। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ के गए हैं तो आपको लगेगा कि पास कर ही जाएँगे, नहीं भी कर सकते। संभव में यही होता है कि हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। उन्होंने इसे नवनिश्चयवाद अथवा रुको और जागो निश्चयवाद का नाम दिया। उन्होंने क्या नाम दिया दोनों के बीच के उदाहरण को? जो निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मार्ग है उसको क्या कहें? नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। आप में से जो नगरों में रहते हैं, जो नगर देख चुके हैं, ज़रूर जानते होंगे कि चौराहा पर यातायात का नियंत्रण बत्तियों द्वारा होता है। अगर आप कहीं गए होंगे अपने घर से, गए ही होंगे, आप 12th में हैं तो ऐसा नहीं कि घर ही में रहते होंगे, तो जहाँ चौराहा वहाँ पे यातायात कैसे होता है? नियंत्रण बत्तियों के द्वारा होता है। मतलब वहाँ पे बल्ब जलते रहता है 3 तरह का। लाल बत्ती का अर्थ होता है रुको, एम्बर मतलब पीली बत्ती लाल और हरी बत्तियों के बीच में रुक कर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है। मतलब आप रुके हैं लेकिन रेडी रहिए जाने के लिए, ठीक है। वही हरी बत्ती का अर्थ है जाओ, समझे। सकल्पना दर्शाती है कि न तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की दशा है। न तो यहाँ पे निश्चयवाद है और न तो यहाँ पे संभववाद है। ये निश्चय है क्या कि आप 1 सेकंड में चल जाइएगा, या संभव है कि 1 सेकंड में चल जाइएगा? दोनों नहीं है। इसी के लिए क्या कहेंगे? नवनिश्चयवाद का नाम दिया गया। समझ में आ गया आप? इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो प्राकृतिक नियम है उसका अनुपालन करके हम प्रकृति पर क्या कर सकते हैं? विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें राव संकेतों पर प्रत्युत्तर देना होगा और जब प्रकृति रूपांतर की स्वीकृति दे, मतलब उन्हें जो राव संकेत है उस पर क्या देना होगा? प्रत्युत्तर देना होगा, ठीक है। और जब प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति दे तो अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ सकते हैं। जब उनको प्रकृति का क्या बढ़िए तो अपने जहाँ उनको जाना है आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आ गया? इसका तात्पर्य यह है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न करती हो, संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है। उन सीमाओं को जो पर्यावरण को हानि नहीं करती है, क्या किया जा सकता है? संभावना को उत्पन्न किया जा सकता है। आगे देखिए, तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती है। अगर आप अंधाधुंध रफ्तार में जाइएगा तो दुर्घटना से मुक्त नहीं है। या आप भी जानते हैं कि अगर आप 100 की स्पीड में बाइक चलाते हैं तो हॉस्पिटल पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगता। कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा तो हॉस्पिटल ही ना जाइएगा, तो और कहाँ जाइएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा तब हर वहाँ से नहीं, हॉस्पिटल ही जाइएगा। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा चली गई मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत, भूमंडलीय तापन, पीछे हटती हिमनदियाँ, निम्नकुट भूमियाँ हैं। कहने का सेंस है जो आप मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप चल रहे हैं तो इससे क्या प्रभाव क्या पड़ रहा है? ओजोन परत, पीछे हटती हिमनदियाँ, ये सब। निश्चयवाद जो नौ निश्चयवाद है संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का काम करती है, ठीक है। काम क्या करती है? प्रयास करता है। जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन दैत्यवाद के निष्फल करता है। किसको निष्फल करता है? दैत्यवाद को, ठीक है। दैत्यवाद यहाँ पे देखिए, ठीक है। आइए अब देखते हैं मानव बुकों के क्षेत्र और उपक्षेत्र। देखिए कुछ मानव वर्गों के क्षेत्र उपक्षेत्र देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको और अधिक समझा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ क्षेत्र और उपक्षेत्र, पर यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, दिख रहा है। मानव बुकों, जैसे कि आपने देखा मानव जीवन के सभी तत्व तथा अंतराल जिसके अंतर्गत जो घटित होते हैं के मध्य संबंधों की व्याख्या करने का प्रयत्न करती है। मानव क्या करती है बाबू? जीवन के सभी तत्व तथा अंतराल जिसके अंतर्गत वो घटित होते हैं मध्य संबंधों की व्याख्या करने की प्रयत्न करती है। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर्विषयक है। कैसा है? अत्यधिक अंतर्विषयक है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोग विषयों के साथ घनिष्ठ अंतर्पुष्ट विकसित करता है। मानव भूगोल क्या करता है? सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ अंतर्पृष्ठ विकसित करता है, मतलब घनिष्ठ संबंध विकसित करता है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए क्षेत्रों का विकास होता है। अगर ज्ञान का विस्तार हुआ तो आपको बहुत कुछ सीखिएगा,
तो ऐसे ही नए उपक्षेत्र का भी विकास होता है। मानव के भूगोल के साथ भी ऐसे ही हुआ, मानव भूगोल के साथ भी क्या हुआ, ऐसे ही हुआ। और 1.2 में मानव भूगोल का दिया हुआ है, आपको हम दिखाए हैं, अब उसी को देखेंगे। आइए उससे पहले कुछ और है, देखते हैं। देखिए, कुछ समय अवधि है, उपगाम है, बृहत लक्षण है, इसको देख लेते हैं। उसके बाद में ये 6 है, उसके बाद में मानव क्षेत्र उपक्षेत्र देखेंगे और यहीं पे चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका। आइए देखते हैं। समय अवधि, आरंभिक उपनिवेश युग। उपगाम क्या है, अन्वेष और विवरण। बृहत लक्षण क्या है, देखिए हम एक से एक अगर फ्रेम में करेंगे तो दिखेगा नहीं। यहाँ पे आप लोग को क्लियर नहीं दिखा होगा, इसे जूम करके देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, दिखना चाहिए। देखिए, समय अवधि क्या है, आरंभिक उपनिवेश युग। उपगाम क्या है, अन्वेषण और विवरण। आइए बृहत लक्षण इसका देख लेते हैं। समाजवी और व्यापारिक रुचियों के लिए, जो व्यापारिक है, रुचि के नए क्षेत्रों में खोज एवं अन्वेषण को प्रोत्साहित किया। क्षेत्र का जो विज्ञान कोशीय विवरण है, भूगोलता द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना। जो आपका क्षेत्र है उसको भूगोलता, जो जोग्राफियन थे, उसका जो वर्णन था, वो डेफिनीशन, वो महत्वपूर्ण क्या बना, पक्ष बना, ठीक है। ये आप लोग को रचना पड़ेगा, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक। 1930 के दशक में था क्षेत्रीय विभाजन था। एक प्रदेश अन्य प्रदेश से किस प्रकार और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए तथा किस प्रदेश की विशेषता की पहचान करने पर बल दिया जाता है। देखिए, इसका मतलब क्या है, क्षेत्रीय विभाजन का एक जो क्षेत्र है दूसरे क्षेत्र से कैसे अलग है, इसको समझने के एग्जाम्पल में लीजिए, बिहार और उत्तराखंड एक दूसरे से कैसे अलग है। तो सबसे पहले देखिए, बिहार और उत्तराखंड के बीच में कृपया था। सेकंड देखिए, बिहार में उतना पहाड़ वहाड़ नहीं है, लेकिन वहाँ पे उत्तराखंड में है, ये सब अलग है ना बाबू। 1950 के दशक के अंत में और 1960 के दशक के अंत तक स्थानिक संगठन क्या होता है, इसको देखते हैं। आइए, कंप्यूटर और प्रशिक्षण सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट मानचित्र और मानवीय परिघटना का विश्लेषण में प्राय भौतिक के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता है। भौतिकी के नियमों क्या किया जाता है, अनुप्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी व्यवस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग प्रतियोगियों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या पहचान करने, मानचित्र योग, जो मानचित्र योग प्रतियोगी है उसको पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका, स्थानिक संगठन का। 1970 के दशक में क्या था, मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी, मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा का उदय हुआ। 1990 के दशक में क्या हुआ, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद हुआ। आपको याद नहीं होगा ये और ये समय अवधि उपगाम, इतना भी याद कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। बस एक आध क्वेश्चन इससे रहेगा तो फिर वो नहीं बनेगा, लेकिन ज़्यादा इसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। देखिए, मानव क्षेत्र में सामाजिक भूगोल आ गया, इसमें क्या क्या उपक्षेत्र हैं और इसका सामाजिक विज्ञान में सहयोगी क्या क्या, इसको देखते हैं। दिख रहा है, देखिए उपक्षेत्र यहाँ पे देखिए क्या क्या है, मानव भूगोल के क्षेत्र उपक्षेत्र, सामाजिक विज्ञान के सहयोगी अनुशासकों, व्यवहारवादी भूगोल, जो व्यवहारवादी भूगोल है उसको क्या कहते हैं, मानव विज्ञान। जो व्यवहार के करे उसको क्या कहते हैं, मानव विज्ञान। सामाजिक कल्याण का भूगोल क्या कहते हैं, जो समाज के कल्याण करे, कल्याण अर्थशास्त्र। और काश का भूगोल, समाजशास्त्र, ये आप लोग जानते होंगे सब। सांस्कृतिक भूगोल, मानव विज्ञान। सांस्कृतिक भूगोल मतलब मानव विज्ञान। रिंग भूगोल में क्या आता है, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और महिला अध्ययन। रिंग मतलब जेंडर होता है, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, महिला अध्ययन। ऐतिहासिक भूगोल, इतिहास है। ऐतिहासिक भूगोल मतलब क्या, इतिहास। चिकित्सा भूगोल में महामारी विज्ञान, नगरीय अध्ययन और नियोजन, राजनीति विज्ञान, ठीक है। राजनीतिक भूगोल में आ जाएगा राजनीति विज्ञान और नगरीय भूगोल में आ जाएगा नगरीय अध्ययन। अब देखिए, सैन्य भूगोल में क्या आएगा, सैन्य विज्ञान। जनसंख्या भूगोल में क्या आ जाएगा,
यांत्रिकी, आवास भूगोल में क्या आ जाएगा, नगर ग्रामीण नियोजन, आर्थिक भूगोल में अर्थशास्त्र, ठीक है। ऐसे ही कुछ और है। कृषि भूगोल में कृषि विज्ञान, उद्योग भूगोल में औद्योगिकी अर्थशास्त्र, विपणन भूगोल में व्यावसायिक अर्थशास्त्र वाणिज्य, पर्यटन भूगोल में पर्यटन और यात्रा प्रबंधन, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ते हैं। ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, इसको आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, उसको हम बता देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।